लास्ट टाइम पे अपन ने डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा था और डी मॉर्गन्स लॉ का प्रूव कर रहे थे अपन, एग्जाम्पल से वेरीफाई किया था, वेन डायग्राम की हेल्प से वेरीफाई हुआ था और थ्योरेटिकल प्रूफ कर रहे थे। उसका हाफ पार्ट LHS टू RHS हमने प्रूव कर लिया था, ठीक है। RHS टू LHS प्रूव करना बाकी था उसका थ्योरेटिकल प्रूफ में के अंदर। A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ये अपना रूल था। इसमें अपन ने चले थे LHS टू RHS। अब सेकंड पार्ट है इसका, RHS से लेट Y बिलोंग्स टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। यहां से आप स्टार्ट करो, RHS से स्टार्ट करो। अब आप में से कौन मुझे बताएगा कि अगर Y बिलोंग करता है A डैश इंटरसेक्शन B डैश, तो इस डायग्राम में सेट A है, सेट B है, मिडिल पोर्शन A B C D। तो इस डायग्राम में Y को कौन से प्लेस पे आप लिख सकते हो, कौन सी जगह पर, कौन से स्पेस के ऊपर। इसको पढ़ो, उसका मीनिंग क्या है वो देखते हुए ना। ओके, आंसर इज डी। चेक करते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। Y बिलोंग्स टू A डैश, A डैश मतलब Y सेट A के बाहर होना चाहिए, एंड इंटरसेक्शन मतलब एंड, B डैश मतलब Y B के भी बाहर होना चाहिए। तो इसका मतलब करेक्ट Y यहाँ पे कहीं होगा, ब्लैंक पोर्शन में यहाँ कहीं है। अगर Y यहाँ पर है तो इसका मतलब Y A को बिलोंग नहीं करता है। Y बिलोंग्स टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश। इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, तो हम लिख सकते हैं Y बिलोंग्स टू A डैश एंड Y बिलोंग्स टू B डैश। क्या किया मैंने, इंटरसेक्शन के साइन को एंड में लिख दिया गया, बिकॉज वी नो दैट यूनियन का मतलब और होता है सिंबल, और इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है। तो अगर Y A डैश इंटरसेक्शन B डैश में है, इसका मतलब Y A डैश और B डैश दोनों में नहीं है। वो लाइन यहाँ लिखी गई है। बोलो, एक एक स्टेप पे बताते जाना। ये लाइन क्लियर, कोई डाउट किसी को? मैंने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप इसको ब्रेक कर रहा हूं, इसकी जगह एंड लिखा है, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट स्टेप, दैट इंप्लाइज Y belongs to A dash, Y belongs to A dash and Y belongs to A। अगर A dash को बिलोंग करता है, इसका मतलब Y does not belong to A। डायग्राम देख लो, Y A को बिलोंग नहीं करता है, एंड Y does not belong to B। डायग्राम देख लो, अगर A डैश इंटरसेक्शन B डैश को बिलोंग करता है, मतलब वो पोर्शन में है जो A डैश और B डैश का कॉमन पोर्शन है, यानी बाहर वाला पोर्शन है। तो इसका मतलब Y A को बिलोंग भी नहीं करेगा एंड Y B को बिलोंग भी नहीं करेगा। एनी डाउट? एनी डाउट? नहीं। एंड दैट इंप्लाइज Y does not belong to A यूनियन B, क्योंकि A यूनियन B में वही एलिमेंट्स लिख सकते हैं जो या तो सेट A में है या सेट B में है या फिर A और B दोनों में है। आपने बोल दिया कि Y A में नहीं है एंड Y B में भी नहीं है, इसका मतलब वो एलिमेंट A यूनियन B में नहीं आएगा, क्योंकि A यूनियन B में आने के लिए उसको कम से कम किसी एक सेट में आना पड़ेगा, जबकि वो तो दोनों ही सेट्स में नहीं है, ठीक है। पास स्टूडेंट्स की ग्रुप में आने के लिए आपको कम से कम किसी एक सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा, जबकि हम पहले ही डिक्लेयर कर चुके हैं कि एक स्टूडेंट A दोनों ही सब्जेक्ट में फेल है, तो अब कोई चांसेस ये नहीं बचे कि वो पास स्टूडेंट्स के ग्रुप में आ जाए। अगर A में पास हो जाता या B में हो जाता या दोनों में हो जाता तो ही आ सकता था, लेकिन ऑलरेडी मालूम है कि वो तो दोनों में फेल है, तो नो चांस, उसको हम इंक्लूड कर ही नहीं सकते। तो क्या ये लाइन सबको समझ में आई? Y does not belong to A यूनियन B, क्योंकि Y A में भी नहीं है एंड B में भी नहीं है, तो यूनियन में भी नहीं होगा। क्लियर यहाँ तक सबको, है ना?
एंड दैट इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू, अगर कोई एलिमेंट हम बोलते हैं x बिलोंग्स टू a है, मैंने पहले भी बताया था, तो x डज नॉट बिलोंग टू a डैश। और अगर मैं बोलता हूं x डज नॉट बिलोंग टू a, तो उल्टा हो जाएगा, x बिलोंग्स टू a डैश, है ना। मतलब आप यहाँ पे क्रॉस करोगे तो वहां डैश लग जाएगा, और यहाँ से क्रॉस हटाओगे तो उधर डैश लग जाएगा ना। अब आप देखो, मैंने बोला y डज नॉट बिलोंग टू a यूनियन b, दैट मीन्स y बिलोंग्स टू डैश लगा दिया a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये जो बाहर का पोर्शन है ये a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट भी है, ये वाला रूल यहाँ अप्लाई। y a यूनियन b में नहीं है, इसका मतलब y a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है। और इस तरह से आप LHS तक पहुंच गए। RHS से शुरू करते हुए LHS तक मूव कर दिया विद प्रॉपर स्टेप्स। थ्योरेटिकल कोई एग्जाम्पल नहीं, कोई नंबर नहीं, कुछ नहीं। ये क्लियर? अब आप लिख सकते हो देयरफॉर राइट हैंड साइड यानी ए, ये पूरा पोर्शन, ये वाला पूरा पार्ट इस पूरे पार्ट का सबसेट हो गया। ऑल दी एलिमेंट्स बिलोंग्स टू दिस सेट आर आल्सो बिलोंग्स टू दैट सेट, ये मतलब हुआ। तो दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ दैट सेट। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश is a subset of A union B whole complement. Any doubt? पूरा complete second part। कल हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया था और अब ये सेकंड पार्ट यहाँ पर है। और फिर उसके बाद लास्ट में फ्रॉम 1 and 2, therefore from 1 and 2 A union B whole complement is equal to A डैश इंटरसेक्शन B डैश। ये अपना प्रूफ हो गया, स्टेप्स हो गए थ्योरेटिकल। अब आपके पास क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में, कैसा है? प्रूफ डी मॉर्गन्स लॉ, ये लिखा हुआ आ जाएगा आपके पास, है ना। प्रूफ दिस डी मॉर्गन्स लॉ यूजिंग द वेन डायग्राम, तो अब मैंने पहले जो बताया। या फिर वेरीफाई द डी मॉर्गन्स लॉ यूजिंग एन एग्जाम्पल, तो आप एग्जाम्पल कुछ भी जैसे मैंने आपको बताया, और लिखा हुआ आ जाएगा प्रूफ द डी मॉर्गन्स लॉ, बस ये। या थ्योरेटिकल तो आपका ये स्टेप, या तो कुछ नहीं लिखा हुआ आएगा मेथड का नाम, तो आपको फिर थ्योरेटिकल करना है, या फिर स्पेशली वेन डायग्राम होगा तभी अप्लाई करोगे, बाय एन एग्जाम्पल होगा तभी। एक्चुअल मेथड तो थ्योरेटिकल है, क्योंकि कभी भी कोई चीज प्रूफ की जाती है तो थ्योरेटिकल होती है। वेरिफिकेशन और प्रूफ में फर्क है। वेरीफाई एक एग्जाम्पल से होता है और प्रूफ थ्योरेटिकल होता है, ठीक है। तो एग्जाम के अकॉर्डिंग, आपके स्कूल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, मैंने सारे बता दिए आपको, तीनों चारों तरह के मेथड बता दिए। अब एनी डाउट कोई, किसी को कुछ पूछने? फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, मैं इसका सेकंड पार्ट जो है वो भी थ्योरेटिकल आपको बता देता हूँ। थ्योरेटिकल उसको कैसे करेंगे, वेन डायग्राम से अपन ने कर ही लिया था, एग्जाम्पल मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया था, उसमें कोई दिक्कत थी नहीं। थ्योरेटिकल सेकंड पार्ट को भी अपन अभी प्रूव कर लेंगे, लेकिन इसमें कोई डाउट किसी को? Now, De Morgan's law का second part, another part, De Morgan's law, second part, A intersection B whole complement A dash union B dash, ये आपका स्टेप है। प्रूव करने का मेथड, फर्स्ट पार्ट, लेट X belongs to A intersection B complement X belongs to A intersection B complement। अब आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको क्रॉस करोगे और इधर से डैश हटा दोगे, पहला स्टेप अपना ये। अगर X A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है, इसका मतलब हो गया X does not belong to A intersection B। क्लियर? डैश हटाऊंगा तो नॉट बिलोंग्स टू लग जाएगा, तो बिलोंग्स टू का नॉट बिलोंग्स टू तो डैश हटा दिया। इसका मतलब X A इंटरसेक्शन B को बिलोंग नहीं करता है। मतलब इस डायग्राम में सर्किल A है, सर्किल B है। अगर मैंने ऊपर वाली ये लाइन लिखी है, तो आप में से कोई मुझे ये बताओ कि X कौन कौन से पोर्शन में बिलोंग कर सकता है।
एक्स की पोजीशन, एक्स के लिए कौन कौन से स्पेस अवेलेबल है, एक्स कहां कहां जा सकता है, एनीवन। इसको एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी, तो एक्स में कौन कौन से स्पेस में लिख सकता हूं। आंसर इज बी सी डी, बी सी डी आंसर आ रहा है, तो करेक्ट है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये कॉमन पोर्शन है, इसको छोड़कर ए के अलावा, एक ही जगह के अलावा आप कहीं भी किसी भी जगह पर बी की जगह या सी की जगह या डी की जगह कहीं भी लिख सकते हो। मैं आपको कल एग्जाम्पल दिया था कि मेरी दो चेयर्स की लाइन के बीच में एक पैसेज है, वो कॉमन है सपोज, तो अगर कोई स्टूडेंट वहां खड़ा होता है तो उसको बोलते हैं वहां मत खड़े हो, तो उसने क्वेश्चन पूछा तो क्या मैं इधर लेफ्ट साइड की चेयर पे बैठ जाऊं, हाँ मैं बैठ जाओ कोई बात नहीं, या फिर उसने ऑप्शन दिया मैं राइट में बैठ सकता हूँ क्या, हाँ बैठ सकते हो, या फिर उसने रूम से बाहर चला जाऊं, बोले हाँ चले जाओ, कहाँ नहीं खड़े हो, बस बीच में नहीं खड़े हो। तीनों ही केसेस में लेफ्ट चेयर, राइट चेयर, रूम के बाहर, वो बीच वाले पैसेज पे नहीं है, बीच में नहीं खड़ा होना है, बीच में नहीं आना है। जैसे कि कोई वो जा रहा है रूम की दरवाजे की तरफ तो उसको दिक्कत है, आप एक साइड इधर बैठ जाओ या उधर बैठ जाओ या बाहर चले जाओ, पर ऐसे ऑप्शन बोलते हैं, यही देते हैं। तो सिमिलरली इस पर्टिकुलर पार्ट में आपने देखा x बिलोंग्स टू b हो सकता है, और x बिलोंग्स टू c हो सकता है, और x बिलोंग्स टू d हो सकता है। x आप b, c और d की जगह लिख सकते हो, क्योंकि मेरा जो क्वेश्चन है वो a और b सेट से रिलेटेड है, a और b सेट से रिलेटेड है, इसलिए मैं इसको हटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है लिखने की, मुझे लिख सकते हो लेकिन इसका क्वेश्चन से कोई लिंक नहीं है, मेरा लिंक केवल ए और बी से, इसलिए इसको देखते हैं। यानी एक्स बी को बिलोंग कर सकता है, बी ए रहा, और एक्स बिलोंग्स टू सी हो सकता है, और एक्स सी को बिलोंग कर सकता है, ये अपने पास है। तो यहां मैंने बोला एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी। अब इसका मीनिंग आगे मेरे को लिखना है, क्या लिखूं वो सोच रहा हूं, कैसे लिखना है वो आप देखो। दैट इम्प्लाइज एक्स does not belong to A. X does not belong to B. X इसका मतलब X A को बिलोंग नहीं करता है, X B को बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। और यहां मैंने बोला एंड, तो क्या ये लाइन, क्या ये सेंटेंस, क्या ये स्टेटमेंट सही है, इसको ध्यान रखते हुए सोचो, इन दोनों को मिला के सोचो, क्या मैंने ऊपर जो लाइन लिखी है कोई सही है या गलत है। नो सर, नो, ओके, करेक्ट आंसर नो, मैंने जो लाइन लिखी है वो गलत लिखी हुई, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला एक्स बी यानी ए को बिलोंग कर सकता है, और एक्स सी यानी बी को बिलोंग कर सकता है, और ऊपर बोला नहीं ए को और बी को दोनों को बिलोंग नहीं करेगा। मतलब वापस में एग्जाम्पल, यहाँ नहीं बैठ सकते हो, यहाँ भी नहीं बैठ सकते हो, केवल बाहर जाना ही ऑप्शन है, गलत। एक ऑप्शन है कि आप यहाँ आ सकते हो लेफ्ट साइड, यहाँ आ सकते हो राइट साइड, वहां जा सकते हो रूम के बाहर, ऑप्शन है अवेलेबल, तो ये गलत है। अब अगर मैं इसको ऐसे करूं, और तो क्या अब इस लाइन में और इस लाइन में दोनों में सेम बात है, कोई फर्क है, कोई डाउट है क्या, ये अब ये लाइन सही है। एक्स या तो ए को बिलोंग नहीं करेगा, बी को कर सकता है, या बी को बिलोंग नहीं करेगा, ए को कर सकता है, ऐसे पढ़ोगे। और मतलब ए में नहीं है, ए में नहीं है लेकिन बी में है, दैट मीन्स ये पार्ट। एक्स बी में नहीं है लेकिन ए में है, मतलब ये पार्ट। और इसके आगे मुझे और एक्स ए और बी दोनों में नहीं है ये भी लिखना था, और एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी, मतलब वो पार्ट, तो वो ऊपर वाली लाइन ही है, इसलिए मैंने रिपीट नहीं करी है, ठीक है ना। वापिस सोचोगे, बी अगर यहाँ है तो आप क्या बोलोगे कि एक्स ए को बिलोंग करता है लेकिन बी को नहीं करता है, इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी।
इसका मतलब x बिलोंग्स टू b बट x डज नॉट बिलोंग टू a। और अगर मैं ये भी बोलूं तो x डज नॉट बिलोंग टू a, x डज नॉट बिलोंग, इन सबको कंबाइन करके ये लाइन है। इसका मतलब x या तो a को बिलोंग करता है, a को बिलोंग करता है मतलब यहाँ है, और b को नहीं करता है, या फिर x बिलोंग्स टू b है और या फिर x डज नॉट। तो इसका मीनिंग ये है। और अगर आप और क्लियर करना चाहते हो तो इसके साथ आप ये लाइन भी लिख दो चाहे तो, बल्कि कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो ये भी लिख सकते हो, और x डज नॉट बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b। अब बोलो क्लियर सारी चीज? देखिए क्या आंसर आए हैं। यस, सबका यही कहना है, कोई डाउट? क्या ये ऊपर वाली लाइन से मैं इस लाइन पे गया हूं, क्या ये लाइन आपको सबको क्लियर है कि मैंने इंटरसेक्शन की जगह एंड होता है तो यहाँ आना चाहिए एंड, लेकिन मैंने यहाँ पर लिख दिया और। x does not belong to a and x does not belong to b, लेकिन यहाँ x does not belong to a और x does not belong to b आया। क्यों? रीजन आपके सामने है। बोलो कोई डाउट? x does not belong to a। चले आगे, क्लियर? कोई डाउट नहीं? ओके। नाउ नेक्स्ट लाइन इज, अब मैंने इसको लिखा दैट इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a डैश। अगर x a को बिलोंग नहीं करता है तो वो a को बिलोंग, वही चीज अगर x a में नहीं है, अगर x a को बिलोंग नहीं करता है मतलब ये पोर्शन x बिलोंग्स टू a डैश, x does not belong to a, that means x belongs to a dash। does not belong to a मतलब ये नहीं हो सकता, belongs to a dash मतलब भी एक ही बात है, a को छोड़कर, मतलब यहां मैं c और d की बात कर रहा हूं। आगे देखो, x belongs to b dash, b dash मतलब b सर्किल, इस सर्किल को छोड़कर बाकी, दैट इज b एंड d। तो मैं b और d की बात कर रहा हूं, x belongs to b dash, इसका मतलब मैं बी और डी की बात कर, और आपका भी यही आंसर था। आपने मेरे को बोला था बी सी डी हो सकता है, तो मैंने बोला x बिलोंग्स टू ए डैश मतलब c होगा या d होगा, x बिलोंग्स टू b डैश, b को छोड़कर b होगा, ये होगा, और बीच में आएगा वही और, या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा या बाहर होगा, और लगेगा। एंड तो तब लगता है जब दोनों चीज कंपलसरी हो, तो और क्योंकि अलग अलग पोजीशन है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। जब एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है तो और लगता है, जब एक ही पर्टिकुलर पॉसिबिलिटी है आपके पास, भाई पास होके दिखाओ दोनों में, बस बात खत्म, तो फिर एंड लगेगा। दोनों में फेल होके दिखाओ, और कोई चांसेस और कोई ऑप्शन है भाई ये कर लो वो कर लो, अच्छा ऐसा कर लो वो मत करो, अच्छा वो कर लो ये मत करो, नो ऑप्शन नहीं, करना ही पड़ेगा आपको बस ये। तो ऐसे केस में जब 1 2 3 3 आंसर है तो और लगना चाहिए। अच्छा अब वापस, क्या इस लाइन से ये लाइन आपको क्लियर है सबको? एनी डाउट है तो आप बोलो। उसका मैंने यूज नहीं किया क्योंकि वो लाइन ऊपर है, एक ही बात है, ए और बी से मुझे मतलब है, डी तो है ही। तो क्या ये लाइन यहां से आपके नेक्स्ट लाइन में जो मैंने लिखा करेक्ट है, सही है? नो डाउट, ओके। अब आगे चलते हैं, दैट इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए डैश और बी डैश, यानी ए डैश और मतलब यूनियन बी डैश, इसका मतलब x बिलोंग करता है ए डैश यूनियन बी डैश। ए डैश मतलब ए को छोड़ के बाकी सब, सी एंड डी। बी डैश मतलब बी को छोड़ के यानी बी एंड डी, और यूनियन मतलब मिला के लिखना, तो डी एक ही बार आएगा जैसा अपना रूल है, सेट बनाते हैं तो अब क्योंकि डी पिछले इस स्टेप में डबल आ रहा था, 2 बार आ रहा था, इसलिए मैंने अब यूनियन कर दिया, सेट बना दिया, तो आपको मालूम है एक ही बार लिखोगे। क्या ये लाइन समझ में आई? क्लियर है? क्योंकि देखो थ्योरेटिकल अपन इसको थोड़ा टाइम लगा के धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करेंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि इसमें मैंने क्या रीजन लगाया, कब कहाँ कैसे, कब कैसे क्यों कहाँ कैसे, सब क्लियर होना चाहिए। कोई डाउट किसी को? ये लाइन क्लियर सबको? ये क्यों आया कैसे आया, है ना? अब आप पहुंच गए हो
LHS से स्टार्ट करते हुए RHS तक, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट से यहाँ तक आ गए हो, तब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक आ गए, तो हम कह सकते हैं दैट इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड is a subset of right hand side. And step number 1, part number 1, case 1 complete, LHS to RHS complete. अब मुझे मूव करना है RHS to LHS. राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, Y बिलोंग्स टू से और LHS तक मूव करना है. करें स्टार्ट. ये मिटा दूं, हटा दूं, सबने क्लियर है सबको, ये कोई डाउट नहीं है इसमें. Now second part, right hand side to left hand side. Second part, let Y belongs to A dash intersection B dash. सोचो, A dash मत and B dash दोनों में हो रहा है भाई, मतलब Y A dash A के बाहर होना चाहिए, Y B dash B के भी बाहर होना चाहिए, दोनों के बाहर होना चाहिए. इसका मतलब क्या हुआ? Y A के बाहर होना चाहिए, Y B के भी बाहर होना चाहिए. कंपलसरी है कि Y A डैश इंटरसेक्शन B डैश में होना चाहिए. इसका मैंने मतलब क्या लिखूं? दैट इम्प्लाइज Y बिलोंग्स टू A डैश इंटरसेक्शन का मतलब एंड Y बिलोंग्स टू B डैश. क्या ये लाइन सही है? चेक करके बताओ. यस, किसको? अक्षांश बोलो. सर ऊपर सर A डैश यूनियन B डैश है और आपने इंटरसेक्शन लिखा. Y बिलोंग्स, ओके, हाँ ठीक है, करेक्ट. सॉरी, यूनियन था यहाँ पे, करेक्ट कर लेना. RHS में यूनियन है. ओके, अब Y बिलोंग्स टू A डैश यूनियन B डैश. A डैश यूनियन B डैश का मतलब Y या तो A डैश को बिलोंग करेगा, या फिर Y B डैश को बिलोंग करेगा, या फिर Y A डैश और B डैश दोनों को बिलोंग करेगा. तो इनमें से, डायग्राम में से ये देखो कि Y कहां पर होगा, कहां कहां बिलोंग कर सकता है. या तो Y A डैश को बिलोंग करेगा, A डैश मतलब A सर्किल के बाहर होगा, और या फिर B डैश को बिलोंग करेगा, मतलब या फिर Y B सर्किल के बाहर होगा, या फिर Y A डैश यूनियन B डैश को बिलोंग करेगा. अब आप सोचो कि कौन कौन सा पोर्शन होगा, Y कहां होगा. ओके, आंसर इज डी. Y या तो A डैश को बिलोंग करेगा, या फिर Y B डैश को बिलोंग करेगा. B C D, आंसर B C D भी है, एक आंसर D भी है. B C D और D दो आंसर सारे हैं. तो आप सोचो वापस कि कहां होगा B C D. ओके, Y या तो A डैश को बिलोंग करता है, या Y B डैश को बिलोंग करता है. A डैश मतलब A सर्किल के बाहर का पोर्शन, आउटसाइड दी सर्किल A. देखो, आउटसाइड A और आउटसाइड B और आउटसाइड A एंड B. ये मतलब हुआ A डैश को बिलोंग करता है, मतलब A के बाहर वाले पोर्शन की बात करें वहां हो सकता है. B डैश को बिलोंग करता है, मतलब B डैश को बिलोंग करता है, मतलब B सेट के बाहर है, और दोनों को ही A डैश यूनियन B डैश दोनों को बिलोंग करता है. अच्छा चलो, इसको एक बार मैं यहाँ पर 3 डायग्राम बना के अपन एक बार इसको यहाँ पे देखते हैं. ये आपका सर्किल नंबर, ये आपका डायग्राम 1 है. इसमें आपने A डैश लिया, A डैश मतलब A के बाहर. आपने लिया B डैश, B डैश मतलब B सर्किल के बाहर.
अब आपने लिया इनका यूनियन। यूनियन मतलब वो पोर्शन जो कहीं भी शेड हो। अब ये ब्लैंक है और ये ब्लैंक है, बाकी शेड शेड इधर अनशेडेड, इधर शेडेड, तो शेड करना पड़ेगा। फाइनली आप क्या क्या पोर्शन शेड करोगे? आप पोर्शन शेड करोगे ये सारा। मैंने आपको बोला था ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। यानी अगर मैं बोलता हूं y बिलोंग्स टू a डैश यूनियन b डैश, तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम वो जिसने मुझे ये आंसर बोला था वो सही था। बी सी डी तीनों की बात हो रही है। चेक करो और बताओ आपको कोई चीज नहीं क्लियर हो रही है तो डायग्राम से देखो। भाई मैंने बोला कि y बिलोंग करता है a डैश यूनियन b डैश, मतलब y a डैश को बिलोंग कर सकता है तो इधर बैठ सकता है, ये a है। मैंने बोला y b डैश को बिलोंग कर सकता है तो इधर भी बैठना अलाउड है। इधर कोई बैठा है, कोई स्टूडेंट इधर बैठा है और कोई स्टूडेंट बाहर खड़ा है, सब सही है, क्योंकि ये पोर्शन b डैश है, ये a है तो b डैश भी है, और ये पोर्शन जो कि b है वो a डैश भी है, और बाहर वाला पोर्शन a डैश इंटरसेक्शन b डैश, बाहर का पोर्शन दोनों में नहीं है। तो मेरा जो आंसर जिनने डी दिया है वो देखो खास तौर से, क्या उनको अपने आंसर में मिस्टेक पता पड़ रही है? क्लियर है? क्लियर है? आगे मूव कर सकते हैं। ये बात क्लियर कि y कहाँ होगा, b या c या d, या तो यहां होगा या यहां होगा या बाहर होगा, a में नहीं होगा बस। ठीक है, चलो तो y बिलोंग्स टू a डैश यूनियन b डैश। अब इसका मतलब क्या हुआ? आप डायग्राम पे आप देखोगे तो आप कह सकते हो दैट इंप्लाइज y बिलोंग्स टू a डैश और y बिलोंग्स टू b डैश। या तो y a डैश को बिलोंग करता है, या तो y a डैश को बिलोंग करता है, मतलब a को छोड़कर c और d की बात हो रही है, या फिर y b डैश को बिलोंग करता है, मतलब b को छोड़कर b और d की बात हो रही है। चेक करो, यही है ना आपके आंसर्स। क्लियर? एनी डाउट? यूनियन को और में बदला है डायग्राम में, वही मैंने आपको बोला था, मोर देन वन पॉसिबिलिटी है तो और आना चाहिए। चले आगे, एनी डाउट? नहीं? तो y बिलोंग्स टू a डैश और y बिलोंग्स टू b डैश, एंड दैट इंप्लाइज y डस नॉट बिलोंग टू a, y डस नॉट बिलोंग टू b, y a डैश को बिलोंग करता है या फिर y b डैश को बिलोंग करता है। इसका मतलब a डैश को करता है तो a को नहीं करेगा, b डैश को करता है तो b को नहीं करेगा। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि इन दोनों सेंटेंस के बीच में कौन सा सिंबल यूज करूं, कौन सा वर्ड यूज करूं, और या एंड? जल्दी से लिख के बताना, टाइम हो रहा है। अगर ये इनकम्प्लीट है तो और या एंड, इन दोनों सेंटेंस के बीच में क्या आएगा? और या एंड। ध्यान से डायग्राम देखो, सोचो। y a डैश को बिलोंग करता है या फिर y b डैश को बिलोंग करता है, इसका मतलब y a को बिलोंग नहीं करता है। अगर y इन चेयर्स पे बैठा हुआ है तो इसका मतलब y a को बिलोंग नहीं करता है। अगर y कोई स्टूडेंट इस साइड की चेयर पे बैठा हुआ है, इसका मतलब वो b को बिलोंग नहीं करता है। खत्म हो गया। अच्छा, रनिंग आउट ऑफ। और अगर y बाहर है, इसका मतलब वो a और b दोनों को बिलोंग नहीं करता है। तो अब मुझे और या एंड में से एक सेंटेंस करेक्ट लिखना है, सोचो। और या एंड? अच्छा ठीक है, y a को बिलोंग नहीं करता है, y b को बिलोंग नहीं करता है, इन दोनों के बीच में और या एंड में से क्या आएगा? करेक्ट इज एंड। इन दोनों के बीच में आना चाहिए एंड। y a और b दोनों को बिलोंग नहीं करेगा। डायग्राम देखो, यहां नहीं होगा, a को भी नहीं करेगा, b को भी नहीं करेगा, ये पोर्शन में नहीं होगा, ये वाला पोर्शन अलाउड नहीं है। बाकी यहाँ हो सकता है, यहाँ यहाँ यहाँ। आपने बोला ना कि ये ब्लैंक कौन सा है, ये वाला पोर्शन, यानी कि y
ए और बी सेट में नहीं होना चाहिए, यानी y की वैल्यू a नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी आ सकती है। तो और एंड में से एक चूज करोगे आप, है ना? एंड एंड ओके। पहले मेरे पास कई आंसर्स में और था, अभी एक या दो आंसर्स में एंड है। आपको पूरा टाइम है, कोई जल्दी नहीं है इस क्वेश्चन को करने की, जब तक क्लियर नहीं हो जाए पूछ भी सकते हो। y बिलोंग्स टू a डैश और y बिलोंग्स टू b, मतलब y a को बिलोंग नहीं करता है, a को बिलोंग नहीं करता है। तो मतलब ध्यान से सुनना, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। अभी ये एक लाइन है a सेट, ये अनदर लाइन है b सेट, और ये बीच का पोर्शन है कॉमन पार्ट। मैंने बोला y a को बिलोंग नहीं करता है, तो मतलब वो इधर वाली लाइन में जा सकता है। मैंने बोला y b को बिलोंग नहीं करता है, मतलब वो इस लाइन में नहीं इस लाइन में जा सकता है। और मैंने बोला y a और b दोनों को बिलोंग नहीं करता है, मतलब वो इस बीच वाले पोर्शन में नहीं होगा, बाकी साइड में हो सकता है ना? तो आपको एंड और में से वापस चूज करना है, अदरवाइज आप डायग्राम देख सकते हो, डायग्राम में भी देख सकते हो। आपने बोला कि y बिलोंग्स टू a डैश यूनियन b डैश, मतलब ये बोला। फिर आपने मेरे को बोला y बिलोंग्स टू a डैश और y बिलोंग्स टू b डैश, इसका मतलब हो गया a को छोड़कर दैट इज c और d, b को छोड़कर दैट इज b एंड d। ये आपने बोला यहाँ तक, इस लाइन तक। फिर आप मेरे को बोलना है कि y बिलोंग्स टू a डैश और b डैश, मतलब डज नॉट बिलोंग टू a, डज नॉट बिलोंग टू b। इसका मतलब y a को बिलोंग नहीं करता है, मतलब इसको छोड़कर c और d। b को बिलोंग नहीं करता है, मतलब a को बिलोंग नहीं करता है, मतलब c एंड d। y डज नॉट बिलोंग टू b, इसको छोड़कर b और d। ये आपने ऐसे बोला, इसका मतलब। अब मुझे लगाना है एंड या और में से। एंड एंड अगर मैंने लगाया, यानी y a को बिलोंग नहीं करता है, तो ये a का बिलोंग नहीं करने वाला पोर्शन ये हो गया। y b को बिलोंग नहीं करता है, तो ये पोर्शन हो गया, मतलब y की वैल्यू a नहीं होनी चाहिए, बाकी सब अलाउड है। अब बोलो, क्लियर? क्लियर? एंड आएगा कि और आएगा? एक बार वापस मैसेज करके बताओ, एंड या और? जल्दी से बताओ, एंड या और? क्या लिखूं बीच में दोनों के? नहीं है, डाउट है तो बोल दो, फिर अपन वापस कोई और एग्जाम्पल से देख सकते। एंड आएगा या और आएगा? ओके, मेरे पास अब सबके आंसर्स एंड है, मतलब अब आपको ये क्लियर हो गया है, सही है कि दोनों के बीच एंड आएगा। आपका डायग्राम भी सामने है, भाई ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, मतलब ये नहीं हो सकता। तो मैं नहीं हो सकता है पे तो जा रहा हूँ, क्या नहीं हो सकता है वो बताओ। एक मैंने आपसे पूछा क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या हो सकता है, आपने बता दिया ये हो सकता। मैंने पूछा अच्छा बताओ क्या क्या नहीं हो सकता है, तो उसका अपोजिट ही तो करोगे, जो पहले लिखा उसको काट दो। तो आपने बोला ऐसे एंड बीच में, ठीक है? आगे चले। नाउ दैट इम्प्लाइज वाई ए एंड का मतलब हो गया इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, इसी को तो अपन ए इंटरसेक्शन बी भी बोलते हैं। मतलब ये पोर्शन नहीं होना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी, ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, तो इंटरसेक्शन में नहीं होगा, ठीक है ना? क्योंकि कॉमन होने के लिए दोनों में होना जरूरी है। तो मैंने बोला y डज नॉट बिलोंग टू दिस, y ए इंटरसेक्शन बी, यानी इसको बिलोंग नहीं करेगा। ये सही है, ये सही है, ये। इस लाइन में कोई डाउट? टाइम हो रहा है अपना, जल्दी से इसको पूरा करना चाह रहा हूँ। ये लाइन में कोई डाउट किसी को? नहीं। एंड द लास्ट लाइन इज y belongs to A intersection B complement. Y belongs to A intersection B complement. इंटरसेक्शन में नहीं है, मतलब उसके कॉम्प्लीमेंट में, दैट इज LHS। RHS to LHS अपन आ गए, और फिर आपको लिखना है नाउ देयरफॉर राइट हैंड साइड is a subset of LHS A intersection B complement। ये लिखा आपने, सेकंड करा, और फ्रॉम 1 and 2 इक्वल कर दो आप। फ्रॉम 1 and 2 A intersection B complement is equal to A complement union B complement, hence proved। थ्योरेटिकल ये आपका कंप्लीट पोर्शन, ये हो गए डी मॉर्गन्स लॉ के दोनों पार्ट कंप्लीट। वापस एक बार और देख लो, कोई डाउट है? थ्योरेटिकल लिखना करना सब याद रहेगा।
देखो अगर आप चाहते हो कि या अगर बाइक से अपने क्वार्टरली में एग्जाम में कहीं आता है और ये करेक्ट जाए, पढ़ तो लिया आपने, समझ भी लिया, अभी शायद सबको अच्छे से समझ में भी आया होगा, लेकिन जब आप खुद लिखने जाओगे एग्जाम में, आप बीच में कोई स्टेप मिस कर जाओगे, पता नहीं, आपको याद नहीं रहेगा कब क्या लिखना है। तो करेक्ट मेथड ये होता है कि अपन जो अभी पढ़ रहे हैं वो अपन रिवाइज करें आज ही। उसके लिए आप इसको अच्छे से पढ़ के शाम को, मेरे हिसाब से जो मेरी सजेशन है कि आप इसको 2-3 बार अपने आप लिखने की कोशिश करो। क्या हम अपने आप थ्योरेटिकल लिख के इसको प्रूव कर सकते हैं बिना देखे, गैप में? जैसे आज एक बार कर लिया, 2 दिन का गैप दे दो, फिर कर लो, फिर 1-2 दिन का गैप करो, फिर नहीं तो एग्जाम तक ये आपको याद नहीं रहेगा। आज याद है, आज आपको सब समझ में आया है, बहुत अच्छे से आया है, मान लिया, लेकिन जब लिखने जाओगे ना, ब्लैंक, अब को याद ही नहीं आएगा कि उस समय मैंने क्या पढ़ा था, क्योंकि प्रैक्टिस चाहिए होती है मैथ्स में, आपको एकदम याद नहीं आएगा। मेरा ये सजेशन है, 2-3 बार कम से कम आप इसको लिख के लो बिना देखे। अगर कहीं पे आपको अटकते हो तो आप देख सकते हो उसको, फिर वापस लिखना। जितनी, जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ जाए 3 बार 4 बार, क्या अब मैं भूलने वाला नहीं हूँ उसके स्टेप, तब तक आप इसको एक बार प्रैक्टिस कर लो, ठीक है? चलो, अब ये तो हो गया अपना डी मॉर्गन्स लॉ का कंप्लीट पोर्शन। अब आता है एक फॉर्मूला, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है फर्स्ट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, दैट इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। जैसे अपन ब्रैकेट्स को खोलते हैं, ए यूनियन बी एक ब्रैकेट में गए, फिर बीच में जो ये इंटरसेक्शन है ये लगाया, देन ए यूनियन सी अनदर ब्रैकेट में, ब्रैकेट ओपन जैसे करते हैं इस तरह से लिखते हैं। एंड सिमिलरली सेकेंड इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये अपन डायरेक्टली क्वेश्चंस में यूज करेंगे, इसका प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, 3 सेट्स का है, कर सकते हैं, लेकिन उसको आपको एग्जाम में पूछा लेता है, वही x बिलोंग्स टू ए बी ऐसे करके, लेकिन डी मॉर्गन्स जनरली आपसे पूछा जाता है, प्रूफ करो थ्योरेटिकल। एक क्वेश्चंस में, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको कई बार यूज करने होते हैं। क्लियर? डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? यूनियन बी तक, फिर यूनियन सी तक, इंटरसेक्शन बीच में। जैसे अपन इंटू बाहर होता है, प्लस प्लस अंदर होता है, तो ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी लिख देते हैं ना, वो चीज, ठीक है? ये क्लियर? कोई डाउट नहीं? नाउ एक अलग से एक फॉर्मूला है, इस तरह से देखो, अगर मैंने आपको a माइनस बी बोला है तो इसका मतलब हो गया a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। a माइनस बी मतलब a बट नॉट b, a होना चाहिए लेकिन b नहीं, और इसका भी तो वही मतलब है, a एंड नॉट b, a लेकिन b नहीं, a बट नॉट b, तो दोनों एक ही बात है। कई बार आपको a माइनस बी लिखा हुआ मिलेगा, आप उसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, या ये लिखा हुआ हो, मतलब आप समझ लो a माइनस, ठीक है? बोथ आर सेम, दोनों एक ही बात है, लिखने का तरीका है, दोनों का मीनिंग एक ही है। एंड सिमिलरली b माइनस a मतलब b बट नॉट a, b बट